और दोस्तों, नमस्कार, आदाब और जय सिया राम। पिछले कुछ दिनों से बेले बस स्टैंड की स्टोरी चल रही है और उसके ऊपर कई सारी वीडियो मैं रोज डाल रहा हूं। और मैंने कहा था मैं लाइव आऊंगा और रोज आता रहूंगा। जब तक इस पे कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई बड़ी एक्शन नहीं होता, तब तक मैं रोज लाइव आकर नई कहानी आपको सुनाता रहूंगा। क्योंकि बेला बस स्टैंड की कहानी या राजौरी की कहानी की बात करूं तो मैं बड़े करीब से इन कहानियों को जानता हूं। मैं बड़े करीब से उन सियासतदान लोगों को जानता हूं जो यहाँ पर सियासत करते हैं। मैं बड़े करीब से हर व्यक्ति को जानता हूं जो व्यक्ति इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। मैं हर उस शख्स को जानता हूं जो कुर्सियों के ओहदों पर आज बैठा है। मैं हर शख्स को बड़े करीब से जानता हूं। सिर्फ दरअसल बात इतनी है कि मैं कुछ कहता नहीं और ना मैंने कभी कुछ कहा इसलिए नहीं कि मैं अपने आप से डरता था और सुनाता इसलिए नहीं था क्योंकि मैं सोचता था कि सब अपने हैं। मगर आज मुझे अपने और पराये में फर्क भी नजर आ गया और पता लग गया कि कौन कितना पानी में है। बेला बस स्टैंड की अगर कहानी की बात करूं तो ये बेला कॉलोनी वो कॉलोनी है जहां पर कभी पत्थर हुआ करते थे, आज यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। ये बेला कॉलोनी वो कॉलोनी है जहां पर कभी कुछ किसान लोग या कुछ हम जैसे लोग धान की फसल करते थे और उन्होंने अपने हाल ही रखे थे। मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया और धीरे धीरे वक्त बदलता गया और आज 2026 में बेला कॉलोनी में बेला बस स्टैंड भी बना जो पानी की चपेट में आकर बह गया। बेला कॉलोनी ये वही कॉलोनी है जहां पर एक पटवारी के बच्चे का शव एक बैग के बीच में मिला था। उस समय यहाँ पर एसएसपी मुबस्सर लतीफी हुआ करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इसी बेला कॉलोनी के बीच में मैं न्यूज कर रहा था और हम उस बच्चे को ढूंढ रहे थे और इसी बेला कॉलोनी के बीच में उस बच्चे का शव एक बैग के बीच में मिला था। ये वही बेला कॉलोनी है और इस बेला कॉलोनी को आबाद करने में शायद उस पटवारी का भी अहम रोल है। आज वो पटवारी से किसी और ओहदे पर है, मगर मैं आज वो कहानी सुना रहा हूं। आज मैं वो आप बीती आपको सुना रहा हूं। दुनिया में जो आया है सो जाएगा, मगर इन पटवारियों पे, इन गिरदावरों पे और इन रेवेन्यू के ऑफिसरों पे चाहे जो मर्जी कहर बरस जाए, मगर ये सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि इनको सिर्फ एक चीज चाहिए, वो चाहिए माल, पैसा कहां से आए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। खुदा का कहर इन पे बरस जाए मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके गर्भ तबाह बर्बाद हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, जेब गर्म होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ आप भी थी। पैसे भी मांगते थे, जमीनें भी मांगते थे। अब ना रहे पैसे तो ना रही जमीन। बड़ी कहानियां इस बेले के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ एक कहानी मैं आपको और सुनाता हूं। इस बेला बस स्टैंड का तो जिक्र ही नहीं था कभी, ना ही यहाँ पर कभी बड़ी बड़ी इमारतें बननी थी और ना ही यहाँ कभी मकान बनने थे। बात करते हैं जनाब शबीर अहमद खान की, जो एक समय मंत्री हुआ करते थे और बड़े ओहदे पे थे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर भी रहे। जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई तो उस समय शबीर खान अहमद मंत्री बने और
यहाँ पर जीएमसी बना और उस समय शबीर अहमद खान हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। शबीर अहमद खान साहब आज भी कांग्रेस में मंत्री तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस में पार्टी के एक ओहदे पे हैं। आज भी वो लोगों के बीच आते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और यहाँ पर शायद डीडीसी वाइस चेयरमैन भी रहे, जहां तक मुझे पता है। शबीर खान साहब मंजाकोट के इलाके से आते हैं और एक समय शायद वो एमएलए भी रहे और मंत्री भी रहे। जब शबीर अहमद खान साहब हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि राजौरी के 25 डिप के पास में एक मोड़ से उन्होंने कहा कि यहां से फ्लाईओवर बनाया जाए जो सीधा राजौरी के लोगों को जीएमसी तक लेके जाए और जीएमसी का सफर फ्लाईओवर से हो। फ्लाईओवर यहां पर बनना था और बेला बस स्टैंड पे पुल का तो नामो निशान ही नहीं था। यहां से फ्लाईओवर बनाया जाता और सीधा वो बेला यहां से होते हुए बेला कॉलोनी के ऊपर से होते हुए सीधा वो जाके जीएमसी तक पहुंचता, ताकि राजौरी के लोग जो राजौरी बस स्टैंड से जाएं और सीधा वहां पर उतर जाएं। मगर कांग्रेस के दो नेताओं को यह सूझा कि उनकी जमीनें यहां पर मौजूद हैं और उन जमीनों का फिर क्या होगा। उन्होंने शबीर अहमद खान साहब से टाल मटोल किया और उन्हें लॉलीपॉप दिया और उन्हें कुछ कहा होगा। उनकी आपस में क्या बात हुई वो मैं नहीं जानता, मगर उन दो मंत्रियों के कहने पर शबीर अहमद खान साहब ने इस बेला की रोड को निकाला और फ्लाईओवर का काम वही का वही रह गया। फ्लाईओवर सिर्फ कागजों में रह गया। कागज भी कहाँ तैयार हुए, ये तो सिर्फ बात कही गई। और जो पुल बेला में बनाया गया, जो यहाँ सड़क से दूसरी तरफ यानी बेला कॉलोनी का जो पुल है जिसे बेला ब्रिज कहा जाता है, उस ब्रिज की डीपीआर अगर आप देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आएगा। वो देखिए, जब पुल आप बनता है तो वहां से आगे से मोड़ किस तरह से है, वो मोड़ और उसके साथ साथ आगे कुछ लोगों की जमीनें बचाने के लिए और लोगों की सोच 50 साल बाद की थी। लोगों ने सोचा ये कि अगर पुल बन गया तो यहां से रोड निकलेगी और उस रोड के बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी माल, बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर खोले जाएंगे। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, मगर उन सियासतदानों ने इस तरह से प्लानिंग की कि राजौरी के अंदर इस रोड को निकाल दिया। और जब ये रोड निकलना शुरू हुई तो यहाँ पर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी डिप्टी कमिश्नर राजौरी आए और उसके बाद जब उन्होंने कागज देखे तो बेला कॉलोनी को उन्होंने इनलीगल कह दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर जो कुछ बना वो सरकार द्वारा इनलीगल है। उन्होंने कहा यहां पर ये सरकारी लैंड है और उस लैंड को खाली करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने 100 जेसीबी और 1000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की। और उसके बाद क्या हुआ वो 2018 में जो लोग थे वो सब जानते हैं। यहां पर पीला पंजा चलाया गया, लोगों के घर तोड़े गए। जनवरी का महीना था और ठंड राजौरी में कड़ाके की थी। राजौरी में उन गरीब लोगों के सिर से छत छीन ली गई, उन गरीब लोगों के आशियाने तोड़ दिए गए। और उसके बाद बेला कॉलोनी के बीच में एक बोर्ड लगाया गया और कहा गया कि ये बोर्ड जिस पे लगाया उस पे लिखा था कि ये 15 कनाल लैंड सरकार की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस समय सरकार की 15 कनाल लैंड थी तो वो कहां गई। कहते हैं कि उस पर पार्क बनाया गया। मैं मानता हूं कि उस पर पार्क बनाया गया, लेकिन पार्क के साथ में एक मस्जिद है और उस मस्जिद को तो उन्होंने नहीं तोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये खुदा का घर है। लेकिन उस खुदा के घर के साथ में जो दुकानें बनी उनके भी ऊपर भी वहां पर उस समय पीला पंजा चलाया गया। एक तस्वीर मेरे पास मौजूद है, वो तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी और वो भी तोड़ी गई। और आज वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। किसकी हैं किसकी नहीं उस पर कोई चर्चा नहीं, वो सबको पता है।
और सड़क जो बनी, उस सड़क के दोनों ओर, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दुकानें तोड़ दी गई, लोगों के मकान तोड़ दिए गए। मगर आज सवाल ये उठता है कि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनी, वो कौन से पटवारी, कौन से गर्दावर थे, और कौन से वो रेवेन्यू के ऑफिसर थे जिन्होंने यहाँ पर दुकानें बनाई। अब ये सवाल उठता है। उसके बाद यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल बनी और कमेटी बनी, और उसके बाद यहाँ पर काउंसिल बनी। जब कमेटी यहाँ पर बनी तो उसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, और कुछ उसमें कांग्रेस के लोग थे, और कुछ उसमें पीडीपी के लोग भी थे। और उसके बाद यहाँ पर काउंसिल का गठित हो गया। यहाँ पर एक व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया गया, और उसके बाद उस चेयरमैन के साथ मिलकर कुछ लोगों ने राजौरी में बस स्टैंड का प्रपोजल तैयार किया, बेला बस स्टैंड। जब ये बेला बस स्टैंड का प्रपोजल तैयार हुआ तो उसके पहले 2019 में यहाँ पर सर्कस लगाई गई, और उस सर्कस की परमिशन डिप्टी कमिश्नर एजाज असद साहब ने दी। और उसके बाद जब मुझे पता लगा तो मैंने कोर्ट में केस दायर किया। उस समय के हमारे जो एडवोकेट साहब थे वो थे इंद्रजीत जी। इंद्रजीत शर्मा जी से मैंने बातचीत की, उन्होंने मेरे से कागज मांगे, और उसके बाद हमने कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने केस दायर किया। और उस केस की अगर मैं बात करूं तो हमने वो जो केस दायर किया, एक मैं आपको उसकी भी जानकारी जो है पूरी तरह से दूंगा। देखिए, मैं वो बात करूंगा जिसके मेरे पास प्रूफ होंगे, बिना प्रूफ के मैं कोई बात नहीं करूंगा। ये वो फाइल है जो मैं अक्सर आपको दिखाता हूं। 7/6/2019, 7 तारीख 6वां महीना यानी जून का, और 2019 में ये सर्कस लगी और हमने कोर्ट में केस दायर किया। केस दायर होता है मोबाइल मैजिस्ट्रेट, स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट राजौरी के पास, सब जज और स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट। केस था भोलाराम नरेश कुमार सन ऑफ बलवंत सिंह, आरओ राजौरी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट राजौरी। उसके बाद वर्सेस जो इस केस में जो हमारी पार्टी थी वो था अरुण कुमार, प्रॉपर रॉयल सर्कस राजौरी। अरुण कुमार के खिलाफ हमने केस दायर किया, और ये उस केस की फाइल है। और उस केस के में हमें जो सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई और हमें स्टेटस को दे दिया गया। जब यह स्टेटस को हो गया तो उसके बाद अरुण कुमार ने सर्कस का काम ठप किया, और सर्कस यहीं के यहीं रही। और उसके बाद यहाँ पर कोविड आ गया, और इस कोविड के बीच में अरुण कुमार शर्मा अपना सारा सामान उठाकर भाग गए, यहाँ से चले गए। कोविड के बीच में लोग त्राही त्राही कर रहे थे, कोविड के कारण मर रहे थे, और उस समय एक दूसरे से संपर्क भी करना ठीक नहीं था। जब वो यहाँ से चले गया तो उसके बाद हमने भी इस केस में कोई आगे कुछ नहीं किया, और उसके बाद केस वहीं का वही रह गया। फिर उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं ये बताता चलूं कि हमने दूसरा जो केस दायर किया, जब म्युनिसिपल काउंसिल ने, म्युनिसिपल कमेटी ने इस बस स्टैंड का प्रपोजल रखा, तो उस समय ये बस स्टैंड जब बनाना का काम शुरू किया तो हमने इस केस को दायर कर दिया। और उसके बाद ये वो कॉपी है जब ये केस दायर हुआ। और उस केस दायर होने के बाद मैं आपको ये बताऊं कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राजौरी के पास ये केस दायर किया, और उसके बाद जब ये केस दायर होता है तो म्युनिसिपल के एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर थे, ईओ साहब थे, उनके पास ये एक कॉपी सम्मन की चली जाती है, और फिर उसके बाद वो ये रिसीविंग देते हैं। ये अगर आप देखें तो उनके हाथों से ये रिसीव किया है, रिसीव सेम लेटर उन्होंने लिखा है। उसके बाद ये ईओ साहब के मोर है, जो ईओ राजौरी हैं, उनके स्टैंप यहाँ पर लगी है कि उन्होंने ये लेटर रिसीव कर लिया है। और उसके बाद हमारी जो एडवोकेट थी वो दीपांशी गुप्ता जी थी। और उसके बाद म्युनिसिपैलिटी में ये हमने रिसीविंग लेटर उनसे ले लिया। और ये जब केस दायर हुआ, जब ये रिसीव किया गया, मैं आपको बताऊं कि 2/3/2021 को ये केस रजिस्टर होता है, और 4/3/2021 को ये रिसीविंग लेटर हम उनसे लेते हैं। और उसके बाद जो म्युनिसिपल काउंसिल के
उस समय के यहाँ पर ईओ साहब थे, वो यकूब साहब थे। उसके बाद हम ये पहली एप्लीकेशन थी जो मैंने डिप्टी कमिश्नर राजौरी को दी और उनसे ये अपील की कि ये जो बेला बस स्टैंड है इसमें हमारी लैंड है। खसला नंबर 117, 118 और 118/1। और उसके बाद ये वो नक्शा है जो शायद पटवारियों के पास और गिरदावर के पास और जो रेवेन्यू के ऑफिसर हैं उनके पास ये मिल जाता है। ये पूरे बेले का मैप बना हुआ है और उसमें एक ये जगह 118, 118/1 और 117, ये 3 जो है ये हमारी है। यहाँ से नदी बहती है, यहाँ से ये बाकी इलाका जो है वो शुरू हो जाता है और इसी में यहाँ पर 121, यहाँ पे 122, यहाँ पे 123 और यहाँ पर 124 जो है वो खसला नंबर है। ये इस तरफ का एरिया है और ये जो एरिया है यहाँ पर ये 25 डीप और ये और उसके साथ का एरिया है और दरिया यहाँ से निकलता है। ये पुराना है, ये 25/3/2013 का है और इसकी फोटो कॉपी मेरे पास मौजूद है। उसके बाद ये हमारी जमीन की नकलें हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमने मांगी और उनसे हमने ली। ये हमारी बेला कॉलोनी की नकलें हैं और इसमें जमाबंदी, गिरदावरी, इंतकाल और इसमें तमाम जो रेवेन्यू के कागज हैं वो मौजूद हैं। और इसके बाद जब केस फाइल हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो आप खुद बताएं कि जब आपके ऊपर केस लग जाए तो फिर आप उस जगह पर पैसा कैसे लगा सकते हैं। पहला सवाल मेरा यही है। अगर म्यूनसिपैलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ईओ साहब थे उन्होंने रिसीविंग कर लिया तो उसके बाद इस बेला बस स्टैंड पे पैसा कैसे लगाया गया, क्योंकि ये 2021 का मामला है। उसके बाद जब ये केस दायर हुआ तो उसके बाद जो केस दायर हुआ वो भोलाराम नरेश कुमार सन्स बलवंत सिंह और उसके बाद जो केस जिन पे रजिस्टर होता है वो थे कमिश्नर सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडी के और उसके बाद डायरेक्टर लोकल बॉडी और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर राजौरी और फिर ईओ साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राजौरी। जब इन 4 लोगों को पता था कि एक व्यक्ति की यहाँ पर जमीन है और यहाँ पर ये केस रजिस्टर हो चुका है, फिर मेरा सवाल ये है कि फिर यहाँ पर पैसा कैसे लगा। ये जो 9 करोड़ रुपए लगाया गया ये कैसे लगाया गया। अब सवाल ये है कि तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं और उसके बाद एक आरटीआई मैं लगाता हूँ और उसमें मुझे जवाब दिया जाता है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। 3 बार 4 बार हमारी निशानदेही होती है और निशानदेही में पटवारी वही है, तहसीलदार भी वही है, नायब तहसीलदार भी वही है, तमाम ऑफिसर वही है, मगर हमारी निशानदेही में हमारी जमीन को कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, तो कभी इतना दिखाया जाता है। अब गलती किसकी है? जिन लोगों की गलती है, जो लोग कसूरवार हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? हम गरीब अक्सर मारे जाते हैं, हम गरीबों की सुनवाई भी नहीं होती और बड़े बड़े अधिकारी बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ के जो बातें करते हैं वो बातें सिर्फ और सिर्फ खोखली होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये आरटीआई लगाई और आरटीआई का जवाब जब मुझे मिला 31/3/2026 को मिला, 6 महीने में इस ऑफिस के चक्कर काटता रहा। ये फ्लड कंट्रोल इरिगेशन डिपार्टमेंट की में लगाई हुई आरटीआई का जवाब है, लेकिन 6 महीने मैं भागता रहा, मैं दौड़ता रहा और इनसे जवाब मांगता रहा। 6 महीने के बाद इन्होंने मुझे पूरी आरटीआई का जवाब दिया और जिस बेला बस स्टैंड की आज लोग चर्चा कर रहे हैं या बेला बस स्टैंड की बात करते हैं, उसके लिए यहाँ पर साफ लिखा है कि एनओसी हैज बीन इशू बाय द डिपार्टमेंट फॉर द बेला बस स्टैंड इन राजौरी। यस, प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ एनओसी एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। मैंने इनको कहा था कि अगर बेला बस स्टैंड की आपने एनओसी दी है या कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है तो उसकी फोटोकॉपी मुझे प्रोवाइड करवाई जाए। मैंने इनसे पूछा और इनका जवाब था रिकॉर्डिंग द सेम नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस। मतलब इनके ऑफिस में ऐसा कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, ये मुझे साफ लिख के दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बेला बस स्टैंड पे जो बेला बस स्टैंड को जो बनाया गया उसकी कोई एनओसी फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इशू नहीं की, ये अपनी जगह भरी हो गई। अगर इन्होंने एनओसी नहीं दी तो इन्होंने फ्लड कंट्रोल जो ये डिपार्टमेंट है, जब ये बेला बस स्टैंड बना या
फ्लड कंट्रोल के आगे पीछे दुकानें, मकान या जो भी यहाँ पर बनाया गया, चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो चाहे गैर सरकारी, उसको इन्होंने क्यों नहीं रोका? इन पे सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनका काम है। ये लोग भी सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके अपनी जेबें भरते हैं, बाकी ये काम कुछ नहीं करते। ये कहा जाता है, सिर्फ ये कहते हैं, करते कुछ नहीं है। सिर्फ ऑफिस में बैठकर इसी की हवा खाई जाती है। अब इन लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। राजौरी के अंदर इनलीगल क्या है और लीगल क्या है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं 2002 से मीडिया की लाइन में हूं और कुछ ना कुछ मैं लोगों को जानता हूं कि वो कहां तक सही और कहां तक गलत है। हमें भी पता है, लेकिन हम फिर भी चुप रहते थे। हम कहते थे चलिए छोड़िए, जो खा रहा है वो उसके अपने कर्म है, जो नहीं खा रहा उसके अपने कर्म है। मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कसूरवार है, और उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। और आज बेला बस स्टैंड सेल्फी पॉइंट बन गया। आज बेला बस स्टैंड पे सरकार का, यानी हम लोगों का दिया हो टैक्स का पैसा जो सरकार के पास था, सरकार ने यहाँ लगाया। उसने सोचा कि बस स्टैंड बनेगा, लेकिन ये बस स्टैंड सिर्फ मिली भगत के कारण यहाँ पे बनाया गया। और इस बस स्टैंड के बीच में जो दुकानें या जो प्रॉपर्टी बनाएगी, उसमें कुछ बड़ी अधिकारी भी शामिल हैं। सुनने में ये आता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि यहाँ पर शायद किसी पटवारी या गिरदावर की दुकानें भी हैं। सुनने में ये आता है कि शायद यहाँ पर कोई डिप्टी कमिश्नर भी है जिसकी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है। वो उसके नाम पे है या किसी और के नाम पे है, उसका पता नहीं है। शायद उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी और उसके बाद उसको पैसे उस प्रॉपर्टी के दिए गए। इस तरह का मामला भी जो सामने आता है और सुनने ना जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई तरह की ऐसे बातें हैं जो शायद कागजों में दबी हुई है, लेकिन वो सामने आनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने 2018 में यहाँ पर जेसीबी मशीनें लगाई गई और उसके बाद यहाँ पर चप्पू चलाया गया, तो इसी के बीच में यहाँ पर शायद 2 लोगों के ऊपर एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी। उस एफआईआर की तो मेरे पास कॉपी नहीं है, लेकिन उसका एक जो न्यूज पेपर में लगी उसकी कटिंग एक मेरे पास मौजूद है। और उस कटिंग के बीच में वो अगर किसी को चाहिए होगी तो मैं जरूर उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी शायद वो इन फाइलों के बीच में है, मेरे सामने नहीं है, तो मुझे वो फाइलें ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं फाइलों का ढेर लगा हुआ है मेरे पास। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 2 लोगों के ऊपर एफआईआर लगी 2018 में, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई और क्या नहीं, ये एक इंक्वायरी का मैटर है। और इसके बाद एक इंक्वायरी का मैटर ये भी है कि वहां पर जब शाहिद इकबाल चौधरी साहब ने जेसीबी लगाकर लोगों को हटाया, तो लोगों ने एक व्यक्ति का नाम लेके कहा था कि हमने उस व्यक्ति से जमीनें खरीदी थी। तो जब जमीनें खरीदी गई, उसके कागज किसने बनाए? जब ये जमीन बेची गई, उसके कागज किसने बनाए? और फिर उन लोगों को वापस हटाया गया, और हटाने के बाद शायद उन्हीं में से कुछ लोगों ने यहां पर वापस प्रॉपर्टियां बनाई। वो कैसे बनी? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनका जवाब राजौरी की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, राजौरी और पुंछ के लोग चाहते हैं। अब ये खुल के सामने आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आवाज उठनी चाहिए और जनता के हित की बात होनी चाहिए। राजौरी के युवाओं को गुमराह कर करके ये सारी सियासत रची जाती थी। अब वो सियासत नहीं होगी। जिस तरह से कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं होती, तो अब यहां राजौरी में वो सियासत नहीं होगी, और मैं नहीं करने दूंगा। मैं खुल के बोलूंगा। मैं उस ऑफिसर के खिलाफ भी बोलूंगा जो ऑफिसर यहां पर पैसे खाएगा। जब भी मेरे पास कोई प्रूफ आएगा, मैं खुल के बोलूंगा। मेरे से भी पैसे मांगेंगे, मेरे पास थे नहीं, मैंने नहीं दिए। जिन लोगों के पास थे उन्होंने दिए, और उनकी सब कुछ बनता है। जो लोग पैसा देते हैं उनका सब कुछ बनता है, और जो पैसा नहीं दे पाता उसका कुछ भी नहीं बनता। और पैसा खाने वाले कोई और नहीं, म्युनिसिपल काउंसिल के लोग हैं जो इस समय भी यहां पर है। वो पैसा लेने के बाद सब कुछ बना के देते हैं। ऐसा कुछ कोई काम नहीं जो नहीं होता दुनिया में।
सब कुछ होता है, सिर्फ इनलीगल को लीगल करना इन लोगों के हाथ में है। ये गांधी जी जो है ना, नोट के ऊपर ये सब कुछ कर देते हैं। अगर कोई इनलीगल होगा उसको भी लीगल कर देंगे। गांधी जी चलने चाहिए। कांग्रेस की सरकार भारत से चली गई, मगर गांधी जी आज भी नोट पे हैं। और ये गांधी जी जिसको भी आप जेब में डाल दोगे, वो कोई भी कागज आपके बना देगा। आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। आप गांधी जी किसी की जेब में डालें, आपके कागज आपके घर पहुंचेंगे। ये हमारे देश की हालत है। ये हमारा देश है। महात्मा गांधी का एक कोरा नोट किसी की जेब में डाल दीजिए, आपको जो कागज चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो आपके घर पहुंच जाएगा। ये हमारा देश है। हम इस देश के वासी हैं। हमसे भी पैसे मांगे गए, लेकिन नहीं थे। मेरे पिताजी गरीब थे, हमारे पास खुद नहीं था। कहां से देते? कहां से लोगों को 5 लाख 10 लाख देते? हम लोगों को जितना टॉर्चर किया गया वो हद से ज्यादा था। इसलिए मैं सिट की इंक्वायरी की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए चाहता हूं कि कुछ अफसरों के हाथ में वो हथकड़ी पड़े और वो जेल की सलाखों के पीछे हो, क्योंकि ऑफिसरों को डर होना चाहिए। डर इस तरह होना चाहिए कि उन्हें पता लगना चाहिए कि जो वो हराम की कमाई खाते हैं वो कभी ना कभी बाहर निकल के आएगी। कोई शर्म नाम की चीज नहीं लोगों के अंदर। अरे, अमीरों को तो आप लूटते हो, लेकिन गरीबों को भी आप नहीं बख्शते। आज गरीबों के आशियाने टूट गए, क्या देगी सरकार? मुझे मैं मेरा सवाल है, क्या देगी सरकार? 10,000 20,000? जिसका पूरा आशियाना टूट गया उसको लाख, 1 लाख 2 लाख मिलेगा, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? एक जान जो चली गई उसकी कीमत ही नहीं है। एक व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं होती, मगर जब वो नदी अपने साथ उसको बहा के ले गई या मलबे में वो दब गया, उसकी कीमत क्या है? 4 लाख 6 लाख। अगर वो जिंदा होता तो वो अपनी किडनी भी बेचता तो उसको करोड़ों मिल जाने थे। तो जब वो मर गया, दब गया आपकी गलती से, तो आप उसे क्या दे रहे हो? 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख। एक इंसान की कीमत 10 लाख डाल रही है। ये हमारी, मैं अपनी बात करूं, हमारी करोड़ों की जमीन बह गई। जो हमने मेहनत की वो हमारी जाया हो गई। जो हमने पैसे खर्च किए कोर्ट में जाकर, पटवारियों के पास, या रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के पास, या लोगों के पास, हमारी चप्पलें तक घिस गई। आपने हमें मेंटली टॉर्चर किया, हरासमेंट किया। आपने हमें लैंड माफिया कहा, आपने हमें गुंडा कहा, आपने हमें चोर कहा। अरे, आप कहां, आपको कोई बख्शेगा? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बख्शेगा। आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 2019 से लेके आज 2026 तक आज भी हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हमने खोखे बनाए, हमने सोचा कि हमारा रोजगार चलेगा। मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी फैमिली से कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं करता। हम लोगों का तो आपने जीना हराम कर दिया। और आज बड़े शर्म की बात है, कोई पूछने भी नहीं आया। किसी ने अफसोस तक नहीं किया कि यार आपकी सारी लैंड बर्बाद हो गई, आपकी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मत आओ पूछने के लिए। आपका आपका वो कहते हैं मगरमच्छ के आंसू भी नहीं चाहिए। क्या करोगे आप आके? हमारे मुकद्दर में जो था वो हमें मिला, और जो नहीं है वो नहीं मिला। और मुकद्दर में जो होगा वो आप छीन नहीं सकते। और मुकद्दर एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोगों ने, जो जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, उन लोगों ने बहुत हरासमेंट किया, बहुत टॉर्चर किया। उसमें कुछ अपने लोग भी शामिल थे, कुछ पराये लोग भी शामिल थे। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया।
वक्त ने बहुत कुछ दिखाया, वक्त ने वो चीजें दिखा दी जो कभी सोची नहीं थी। जब लैंड मिली थी तो लोग कहते थे एक दुकान मेरी, एक दुकान मेरी, एक दुकान मेरी, एक दुकान मेरी। आज सारी ले लो। जिसको मैंने कहा मेरा मसला सॉल्व आउट कर दो, मैं गरीब कहां से पैसे दूंगा, उसने कहा दुकान दोगे। ये हालत है हम लोगों की। हम लोग किसी की मदद तक नहीं कर सकते। मैंने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी नहीं तो मेरे परिवार की तो थोड़ी इज्जत रख लेते। सिर्फ दुकानें मांगते रह गए। आप लोगों का बिजनेस यही है। शर्म आती है आपको अपना कहते हुए। जिन लोगों के बारे में कह रहा हूं वो समझ जाएंगे, जिन लोगों के बारे में कह रहा हूं वो समझ जाएंगे, उनके लिए इशारा बहुत है। लेकिन दुख आता है, आपने तो हदें पार कर दी हैं। आप कुर्सी पे बैठ के, हमने सोचा आप हमारे लिए ऑफिसर आए, सरकार ऑफिसर भेजती है आपको बना के, तो आप तो अपनी कुर्सी के चक्कर में ये भी नहीं सोचते कि आगे वाला व्यक्ति की कंडीशन क्या होगी। अगर उसने अच्छे कपड़े डाल लिए तो ये मत सोचिए कि उसकी जेब में लाखों रुपए पड़े होंगे। आपने तो हदें पार कर दी। आपने तो हमें इतना टॉर्चर किया कि कहने के बात नहीं। खासकर म्युनिसिपल कमेटी के ईओ साहब, आपसे पहले मैंने बहुत से ऑफिसर देखे, यकूब साहब भी देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें हरासमेंट नहीं किया। उन्होंने कभी मुझे गुंडा नहीं कहा, उन्होंने कभी मुझे लैंड माफिया नहीं कहा। एसीआर राजौरी और ईओ साहब, आपने मुझे पिछली बार लैंड माफिया कहा। क्या मैं आपको लैंड माफिया दिखता था? मेरा एक परिवार गरीब था। हम लैंड माफिया नहीं है, हम यहाँ के बशिंदे हैं। हम यहाँ उस समय से हैं जब यहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे। हम कोई पाकिस्तान से आए हुए नहीं है, हम यहीं के रहने वाले हैं। और आप हमें लैंड माफिया कहते हो। राजौरी के अंदर मेहता फैमिली और मीर फैमिली सबसे अमीर फैमिली है। वो आज भी है, वो दिल से भी अमीर है और वो अपने कर्मों से भी अमीर है। एक मीर फैमिली और एक मेहता फैमिली। राजौरी के इतिहास को देख लो, ये रामपुर राजौरी है, राजे महाराजाओं की धरती है। हम उस राजे महाराजाओं के साथ थे। आप कहां से आए? आप तो राजौरी के भी नहीं हो, जो आप हमें लैंड माफिया कह रहे हो। आओ सामने। मैंने कल भी कहा था, अपने बच्चे और अपने कुरान पे हाथ रख के कसम खा दो कि राजौरी से आपने 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली। मुझे बोलो, मैं गीता के ऊपर अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के बोल दूंगा कि मैंने अपने जीवन में किसी से रिश्वत नहीं ली, किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं की, किसी पे दबाव नहीं पाया डाला। पत्रकारिता की है। छाती ठोक के कह सकता हूं कि किसी से 1 रुपया नहीं खाया होगा। छाती ठोक के कह सकता हूं कि किसी को दुख नहीं दिया होगा। छाती ठोक के कह सकता हूं सबके साथ खड़ा रहूंगा और सबके साथ खड़ा हूं। धर्म का काम किया, अधर्म का काम नहीं किया। अगर आप में दम है तो आइए चौक में खड़े होकर कुरान पे हाथ रखिए, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखिए और बोलिए कि राजौरी से 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली। है कोई ऐसा ऑफिसर जो ये बात बोले? दम है तो आओ सामने। मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने राजौरी में 2002 से लेके 2026 तक किसी से रिश्वत नहीं मांगी, किसी को तंग नहीं किया। न्यूज जरूर की, जिसके खिलाफ की उसके खिलाफ की, जिसके हक में की उसके हक में की, लेकिन किसी से पैसा नहीं खाया, किसी से पैसा मांगा नहीं। किसी ने चाय पिलाई होगी, जरूर पी होगी, मगर किसी को नाजायज तंग नहीं किया। आज मीडिया वाले 50-50 रुपए लेते हैं, मैंने नहीं लिए। साबित करके दिखा दो। ईमान के साथ बोलता हूं।
कसम खा के बोलता हूं, धर्म का काम करता हूं, अधर्म का काम नहीं करता, अपने धर्म में टका हूं, बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता हूं। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप लोग ऑफिसर हैं। आप लोग ऑफिसर नहीं, सिर्फ फोटो सेशन करते हैं। राजौरी में कचरा डाल डाल के आपने राजौरी को तबाह और बर्बाद कर दिया। क्या बेला बस स्टैंड बन गया, बेला में रोड बन गई, आपने 9 करोड़ खर्च कर दिया। क्या वो 9 करोड़ खर्च करके आप राजौरी की गंदगी को साफ नहीं कर सके? 2010 में एक केस फाइल होता है कोर्ट में राजौरी की, और जो लोग केस फाइल करते हैं वो इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, मगर वो केस आज भी चलता है। जजमेंट की कॉपी आती है, कोर्ट ने ये कह दिया कि आप तारक पुल के में सेंटर प्लेस और 10 किलोमीटर एरिया के बीच में किसी भी तरह कूड़े का कोई काम नहीं करोगे। मगर आपने क्या किया? बेला बस स्टैंड में आपने कचरा डाला, सरानी पुल में आपने कचरा डाला, मुरादपुर में आपने कचरा डाला, जवाहर नगर में आपने कचरा डाला, शहर को बर्बाद कर दिया और कचरे का ढेर बना दिया। जो लैंड ऑफ किंग थी वो लैंड ऑफ कचरा हो गई। इसका कोई है आपके पास जवाब? वही 9 करोड़ लगाकर राजौरी को स्वच्छ कर दिया होता तो तब भी आपकी वाह वाह होती। मिली भगत के कारण कुछ लोगों को और अमीर करने के लिए आपने राजौरी का बस स्टैंड बनाया। ये बेले में आपने बेले की तस्वीर बदली, क्योंकि आप कुछ लोगों को अमीर करना चाहते थे। वहां पे 1-1 करोड़ रुपए की एक दुकान बिकी। कोई जवाब है आपके पास? फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट कहता है कि हमने एनओसी नहीं दी, तो फिर ये दुकानें, ये मकान फ्लड जोन के बीच में कैसे बने? कौन अपनी जिम्मेदारी लेगा? कौन कहेगा कि हम लोग चोर हैं? किसी में दम है? शायद नहीं है। कोई जिम्मेदारी तय होती है भी कि नहीं होती? सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है और ना ही कोई देगा। मेरी बातें भी दबके रह जाएंगी कागजों में, ये फाइलें भी दबके रह जाएंगी, मगर मैं फिर भी बोलता रहूंगा। अब बोलना शुरू किया है, रुकूंगा नहीं। रोज बोलूंगा, रोज बोलूंगा। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बातें हैं, छोड़ूंगा नहीं। इंक्वायरी तो होके रही। हमारे पास इतनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, इतनी एजेंसियां हैं, ढेर पड़ी हुई है। कोई ना कोई तो सामने आएगा, कोई ना कोई तो इस पे इंक्वायरी करेगा, कोई ना कोई तो सच्चा देशभक्त होगा, कोई ना कोई तो अच्छा ऑफिसर होगा जो इस पे इंक्वायरी करेगा। सारे एक जैसे तो नहीं है, बहुत से अच्छे ऑफिसर हैं, सल्यूट है उन सबको। बहुत से ऑफिसर हैं, कोई ना कोई सामने आएगा। मेरी तमाम सुरक्षा एजेंसियों से अपील है, जितनी भी हमारी देश की एजेंसियां हैं उनसे अपील है कि राजौरी में बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, लैंड माफिया। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजौरी में ये जो पैसा लगा ना, जो पानी बहा ले गया, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और, अभी स्लाटर हाउस बन रहा है यही बेला कॉलोनी के पास में, बुलिया पुल के पास में। उसमें भी मैंने सुना है कि 300 करोड़ शायद, या 3 करोड़ उस पर लगाए जाने, करोड़ों के हिसाब से उस पर पैसा खर्च हो रहा है। वो भी दरिया के बीचों बीच है। नहीं बनना चाहिए, बह जाएगा एक दिन। पानी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो 10 साल के बाद, 10 नहीं तो 20 साल के बाद ये पूरा बेला बह जाएगा। याद रखिए मेरी बात। हम उस समय पछताएंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो सोचिए और कुछ ना कुछ तो करिए। अगर आज नहीं तो ये कभी नहीं होगा। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन ये सारी बातें कहेगा? किसी ना किसी को तो सामने आना होगा। किसी ना किसी को तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनना होगा।
किसी ना किसी को तो सुभाष चंद्र बोस बनना होगा। आओ सामने मिलकर, छोड़ो लड़ाई झगड़े, छोड़ो ये कानाफूसी, और आओ मिलकर राजौरी को स्वच्छ भी बनाते हैं और राजौरी के इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख के भी जाते हैं। बेला कॉलोनी, बेला बस स्टैंड और दरहाली पुल से लेकर मुरादपुर और नौशहरा तक फ्लड जोन में जो कुछ बना उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा एक्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।